सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी और संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ 2 वर्ण विचार शुरू करने से पहले हम पिछले पाठ के विषय में कुछ बात कर लें। तो बच्चों, पाठ 1 में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण की परिभाषा सीखी। बच्चों, भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने के साधन को भाषा कहते हैं। लिपि भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बच्चों, हमारी राजभाषा और मातृभाषा दोनों हिंदी है और हमारे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के विषय में। तो बच्चों, देखिए परिभाषा। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, जिसका अर्थ है वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, यानी ऐसी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, ई, कै, च, ख, रै। हम इनके और टुकड़े नहीं कर सकते। किंतु बच्चों, यदि हम शब्द लिखते हैं और शब्द में कमल शब्द लिखते हैं और कमल लिखते हैं तो हम उनके टुकड़े कै जमा मैं जमा ले करके कर सकते हैं। किंतु ए, ई, कै, च, ख, रै, पै, फै, बै, भै, मैं हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। तो बच्चों, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, अब बारी आती है वर्ण के भेदों की। वर्ण के 2 भेद होते हैं, यानी अब है वर्ण के भेद। पहला भेद स्वर, दूसरा भेद व्यंजन। पहला भेद स्वर और दूसरा भेद व्यंजन। बच्चों, इन स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनती है वर्णमाला। देखिए वर्ण। बच्चों, जिस प्रकार एक धागे में मोतियों को पिरोने पर वो माला बन जाती है, उसी प्रकार वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखने पर या व्यवस्थित रूप से लिखने पर वह वर्णमाला बनती है। तो देखिए बच्चों परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, या बच्चों वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। और बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि स्वरों और व्यंजनों को जब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है तो वह वर्णमाला बन जाती है। उसी प्रकार बच्चों, मैंने आपको बताया कि धागे में मोतियों के पिरोने पर वो माला भी बनती है। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। तो हमारी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। बच्चों, देखिए वो कौन कौन से हैं। अब बारी आती है स्वर। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। या बच्चों, ये भी कह सकते हो कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। तो बच्चों, स्वर मैंने आपको अभी बताया कि 11 होते हैं और अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं वे 11 स्वर। तो हिंदी में 11 स्वर हैं। ए, आ, इ, ई, उ, री,
ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों ये 11 स्वर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो अब बारी आती है स्वर के भेदों की। स्वर के भेद। बच्चों स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। बच्चों ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अभी जो मैंने आपको 11 स्वर बताए बच्चों, वे 11 स्वर भी इन भागों में बटे हुए हैं। देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ है लघु तथा छोटा, या तो लघु कहिए या छोटा। तो ह्रस्व का अर्थ है लघु अथवा छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये 4 होते हैं। देखिए ए, ई, उ, री, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि ये स्वर ह्रस्व स्वर हैं। आगे देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ, बच्चों दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों ये भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगने समय में होता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब बच्चों बारी आती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। यानी प्लुत स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर से तिगुने समय में होता है। बच्चों इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है। हम ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हम स्वर लंबा लेते हैं। तो बच्चों जैसे ओम यहाँ ई प्लुत का चिन्ह है, ओम। तो बच्चों ह्रस्व स्वर से तिगुने समय में प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। तो बच्चों अब बारी आती है व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, किंतु जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं और उनके साथ हलंत लगा होता है। हलंत लगने के कारण ही ये आधे होते हैं। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें ए की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब देखिए व्यंजन। देखिए व्यंजन मैंने आपको बताया था 33 होते हैं और किस प्रकार होते हैं। देखिए कै, खे, गे, घे, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। तो बच्चों ये हैं आपके व्यंजन। और देखिए व्यंजन प, फ, ब, भ, म और य, र, ल, व, श, श, स, है। तो बच्चों ये कुल 33 व्यंजन हैं। अब इसके अलावा हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पर 3 का वर्णन है। देखिए अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। आगत वर्ण होते हैं, ज के नीचे नुक्ता लगा है, फ के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा है और आ के ऊपर अर्धचंद्राकार। बच्चों ये आगत वर्ण है, यानी ये हमारी भाषा के वर्ण नहीं है, ये अन्य भाषाओं से लिए गए वर्ण हैं। जब हम लिखते हैं मेज तो उस समय पर ये होता है आगत, और जब हम लिखते हैं फर्ज
क्योंकि उनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है, तो ये होते हैं आगत शब्द। डॉक्टर, चॉकलेट, टॉफी, बच्चों ये सभी आगत शब्द हैं। अब देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यसथ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि व्यंजन 33 होते हैं और कैसे मैं तक 25 और फिर होते हैं अंत्यसथ व्यंजन य, र, ल, व। 25 और 4 29, श, श, स, है। फिर ये 4 हो गए 29 और 4 33। इस प्रकार ये 33 व्यंजन होते हैं। आगे देखिए बच्चों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु और जीवा मुख के भागों को स्पर्श करती है, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जीवा और मुख के सभी भागों से स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो बच्चों स्पर्श का अर्थ होता है छूना और इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु जीवा मुख के सभी भागों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन है। आगे देखिए अंत्यसथ व्यंजन। अंत्य मतलब अंदर, भीतर, मध्य और बीच का हिस्सा। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। तो यानी इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है और जीवा इनके मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। बच्चों ये 4 होते हैं य, र, ल, व। अभी मैंने आपको बताया कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन और य, र, ल, व अंत्यसथ व्यंजन। अब पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन प्यारे बच्चों, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, गर्मी देना। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी इन व्यंजनों का उच्चारण जब होता है तो मुख से गर्म हवा निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा को भी पैदा करती है और मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 होते हैं श, श, स, है। आगे देखिए बच्चों गृही कार्य। बच्चों आपका गृही कार्य है वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्ण के कितने भेद हैं। तीसरा प्रश्न है स्वर कितने होते हैं। चौथा प्रश्न है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनके उत्तर भी लिखने हैं। सुंदर सुंदर लेख में काम करना है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं जरा पिछले गृह कार्य की। बच्चों गृह कार्य था आपका बालक का शब्द रूप याद करो व लिखो। और मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एडक्वा की साइट पर आपका होमवर्क और उसका सॉल्यूशन दोनों अपलोड होते हैं। आपको कॉपी में किए हुए कार्य को एडक्वा की साइट से चेक करना है। तो बच्चों देखिए विभक्ति बताई थी मैंने 8, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। तो बच्चों 8 विभक्ति होती है, कारक चिन्ह भी 8 होते हैं और जो कारक चिन्ह होते हैं हिंदी में वही संस्कृत में विभक्ति कहलाते हैं। तो बच्चों बालक के शब्द रूप का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों रूपों में दिया गया है। तो प्रथमा विभक्ति में मैंने बताया था बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकही। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः।
पंचमी विभक्ति बालकात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपादान कारक में से कारक चिन्ह का प्रयोग दो को अलग होने के भाव में जब होता है उस समय पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो बच्चों बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। तो बच्चों संबंध कारक षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन कारक हे बालक, हे बालकौ, हे बालकौ, हे बालकाः। जैसा कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि संबोधन कारक का प्रयोग हम किसी को पुकारने या बुलाने के लिए करते हैं। तो बच्चों बालक के शब्द रूप की तरह ही मैंने आपको एक शब्द रूप और बताया था। अब देखिए आज मैं आपको इसके साथ राम का शब्द रूप बता देती हूँ। देखिए बालकः बालकौ, बालकाः, रामः रामौ, रामाः। बालकं बालकौ, बालकान्, रामं रामौ, रामान्। बालकेन रामेण, बालकाभ्याम रामाभ्याम। बालकहि रामहि, बालकाय रामाय। बालकाभ्याम रामाभ्याम। बालकेभ्य रामेभ्य। बालकात् रामात्। बालकाभ्याम रामाभ्याम। बालकेभ्य रामेभ्य। बालकस्य रामस्य। बालकयोः रामयोः। बालकानां रामाणां। बालके रामे, बालकयोः रामयोः। बालकेषु रामेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो बच्चों अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप बालक के शब्द रूप की तरह ही होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का कार्य भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।